जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता पे हमारे अधिकांश क्लासें हो चुकी हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जातियाँ पाई जाती थी और सिंधु घाटी सभ्यता के जो 7 महत्वपूर्ण नगर थे और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण जो नगर थे, पूरा स्थल थे, उन पे हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। आज का क्लास जो होगा सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम क्लास होगा। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विन्यास कैसा था, नगर नियोजन कैसा था और सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और पशुपालन कैसा था और सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का क्या प्रयोग था, कौन सी लिपि थी। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्योंकि पतन से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं विद्वानों के अनुसार क्या क्या मत दिए हैं। तो लास्ट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन देखेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आज की क्लास में वो है नगर नियोजन। नगर नियोजन जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है और सबसे आश्चर्य विशेषता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सुमेर की सभ्यता, ये सभ्यताएं जितनी थी ये सभ्यताएं ग्रामीण जीवन पे आधारित थी। इसके विपरीत हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन यापन था वो शहरी जीवन यापन था। तो ये एक विशेषता हो जाती है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक सरप्लस वाली, कि जहाँ पे अन्य सभ्यताएं ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रही हैं वहाँ पे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अगर नगर नियोजन की बात करें तो यहाँ पे जो स्तर विन्यास था ये एक प्लान सिटी के तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया गया था। कि आज के समय पे अगर हम ले एग्जाम्पल, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा एक व्यवस्थित तरीके से प्लान तरीके से बसाया गया है कि इस क्षेत्र में ये रहेगा। अगर स्कूल के एरिया है तो वहाँ पे एजुकेशन वाली चीज़ें ही रह सकती हैं। अगर वहाँ पे औद्योगिक शहर निर्धारित किया गया है तो वहाँ पे केवल कमर्शियल एरिया ही रह सकती है। आवासीय है तो वहाँ पे आवासीय ही रह सकता है। आवागमन के साधन जहाँ पे हैं वहीं से ही गुजरेंगे। तो जैसे कि आज के टाइम पे वह प्लान सिटी के तरीके से बसाया गया है, वैसे ही वहाँ पे जीवन यापन किया जा सकता है। सेम यही विशेषता हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में थी कि वहाँ पे निर्धारित था, हर पूरा स्थल पे लगभग देखने को मिलता है कि वहाँ पे निर्धारित था कि इस एरिया में ये लोग रहेंगे, इस एरिया में ये लोग रहेंगे और इस एरिया में ये चीज़ रहेंगी, इस एरिया में ये चीज़ रहेंगी। और ये सब चीज़ें जो दर्शाती हैं एक उन्नतशील नगर नियोजन को दर्शाती हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विन्यास था वो प्लान सिटी तरीके से बसाया गया था। वो एकाएक नहीं था, वो एकाएक तरीके से प्लान व्यवस्थित तरीके से उसको सोच समझ के सिटी बसाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। तो यहाँ का जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था वो सबसे उन्नतशील नगर नियोजन था। यहाँ की जैसे सड़कें ले लें, मकान ले लें, तो वो अपने आप को समकोण पे सड़कें काटती थी। ये नहीं कि सड़कें जो होती थी उनका एक पैमाना रहता था, घरों का पैमाना रहता था कि घर इतनी एरिया में बन सकते हैं, सड़कें इतनी निकल सकती हैं। तो ये सब जो दिखाता है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत नगर नियोजन को दिखाता है। तो ये हो गई हमारी नगर नियोजन। नगर नियोजन जो था वो प्लान सिटी था और सबसे उन्नतशील पाया जाता है। इसके अलावा हम ले लें जो नगर नियोजन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरे जो क्षेत्रफल पे सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी उसका आकार कैसा था। तो आकार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टोटल एरिया था उसको मिलाने पे जो आकार नजर आता था चारों बिंदुओं को, वो आता था त्रिभुजाकार। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, क्षेत्रफल कैसा था देखने में, तो वो था त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल पाया जाता था कुछ इस तरीके से पाया जाता है, इस तरीके से पाया जाता था क्षेत्रफल। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो टोटल देखने वाले रूप में वो त्रिभुजाकार था, जितनी एरिया थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके अलावा यहाँ के जो अधिकांश नगर थे वो वर्गाकार थे। देख रहे हैं कि जो नगर हैं कि वर्गाकार, लंबाई चौड़ाई जिनकी बराबर होती है। तो वर्गाकार में जो विशेषता ये है कि जी
घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रहती है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश घर पाए जा रहे हैं वो वर्गाकार पाए जा रहे हैं। आयताकार भी पाए जाते हैं लेकिन कम पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के नगर किस आकार के पाए जाते हैं तो वर्गाकार पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो राजमार्ग रहता था, राजपथ रहता था, वो 10 मीटर का रहता था। सबसे बड़ा जो राजपथ रहता था वो 10 मीटर का रहता था। इसके अलावा जो गलियां रहती थी वो 4-5 फीट रहती थी और 2-2.5 मीटर रहती थी। तो मतलब राजपथ तो गलियां क्या हैं, उनका क्या मेजरमेंट होगा वो सब निर्धारित था। तो यहाँ पे गलियों का भी नाप निर्धारित था। वो सबसे बड़ा जो राजपथ पाया जाता था वो पाया जाता था 10 मीटर का राजपथ पाया जाता था। जैसे कि आज के टाइम पे भी हम लोग देखते हैं जो नेशनल हाईवे निकले हैं वो व्यवस्थित तरीके से उनको सिस्टमैटिक, उनकी कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो सरकार के पास विधिवत एक मैनेजमेंट रहता है और पैमाना रहता है, उसी के अनुसार वो लोग नेशनल हाईवे बनाते हैं। वैसे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है कि जो राजपथ है वो 10 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा यहाँ के जो आवास थे वो ग्रिड प्रणाली पे आधारित थे। ग्रिड प्रणाली का क्या मतलब है कि ग्रिड प्रणाली पे जो सड़कें रहती थी वो अपने आप को समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री पे रहती थी। जैसे कि समकोण ग्रिड प्रणाली का मतलब है कि जैसे कि ये एक सड़क गई है और ये सड़क गई है और ये सड़क गई है और ये इधर से सड़क आ रही है, ये सड़क आई, ये अपने आप को देख रहे बराबर काटेंगे, इधर आएंगी तो यहाँ पे भी बराबर काटेंगी। अगर देखा जाए तो घर, यहाँ पे घर बनेंगे, यहाँ पे घर बनेंगे, यहाँ पे घर के यहाँ पे बनेंगे। तो ये जो सिस्टमैटिक तरीका है इसे ही ग्रिड प्रणाली कहा जाता है, जहाँ पे सड़कें अपने आप को एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं और व्यवस्थित तरीके से जो प्लान सिटी रहती थी इससे ही जो बसाया जाता है ये ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो आवास थे वो ग्रिड प्रणाली पे आधारित था, ये कहा जा सकता है। यहाँ पे देखने में आता है कि हर घरों में लगभग कुआं पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे सभ्यता के लोग अपनी पानी की पूर्ति के लिए अपने हर घर में कुआं खोदते थे और कुआं भी देखते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुआं रहते थे इतनी टेक्नोलॉजी से रखे जाते थे कि आधा कुआं का जो हिस्सा रहता था वो बाहर खुला रहता था, आधा अंदर खुला रहता, ताकि अगर बाहर का कोई राहगीर जा रहा है उसको प्यास लगे तो उसको अंदर ना आना पड़े, वो बाहर से ही अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ले और चला जाए। और ऐसे ही अगर अंदर के लोगों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करना है तो अंदर से ही पानी ले ले, उनको बाहर ना जाना पड़े। मतलब इतना उन्नतशील लोगों का दिमाग था कि देखो कुआं हर घर में पाया जा रहा है और कुआं जो पाया जाता है ज्यादातर देखने में आता है कि वो आधा अंदर और आधा बाहर पाया जा रहा है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी खिड़कियां घरों की रहती थी वो गलियों में खुलती थी। हम आज की कंपटीशन के दौर में देखते हैं कि आज के मकान जो रहते हैं वो नेशनल हाईवे या मुख्य हाईवे की तरफ ही लेना लोग पसंद करते हैं, उधर ही अपना गेट और खिड़की करना पसंद करते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे अगर हम मुख्य सड़क की ओर अपनी दरवाजे खिड़कियां खोलेंगे तो वहाँ से पॉल्यूशन आएगा और आवाजें आएंगी जिससे डिस्टर्बेशन होगा। तो इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने सतर्क थे तो जो अपने घर का मुख्य दरवाजा और गलियां रहती, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने दरवाजा और जो खिड़कियां रहती थी वो गलियों की ओर खोलते थे, ना कि मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। केवल लोथल एक अपवादित स्थल मिलता है जहाँ खिड़कियां गलियों की ओर ना खुल के मुख्य सड़क पे खुलती थी। तो जो वो भी अपवादित है, नहीं तो अधिकांश स्थलों पे यही देखने को मिलता है, जो दरवाजा खिड़कियां हैं वो गलियों में खिलते हैं ना कि मुख्य सड़क पे खुलती हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के हर घर में स्नानागार और शौचालय और रसोई पाई जाती है। मतलब ये भी आज हम देखते हैं जो प्लान तरीके से घर बसाए जाते हैं उनका स्थान निर्धारित रहता है। यहाँ पे हमारा बाथरूम रहेगा, शौचालय रहेगा, यहाँ पे हमारा किचन रहेगा और यहाँ पे हमारा बाथरूम रहेगा आज के टाइम पे। लेकिन इससे पहले हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3000 वर्ष पहले इतने जागरूक थे कि वहाँ पे हर घर में स्नानागार पाया जा रहा है कि आवश्यकता के लिए लोग अपने घर पे ही रहें, बाहर ना स्नानागार जाएंगे ना शौच के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हर घर में शौचालय पाया जाता है
और स्नानागार पाया जाता है और रसोई घर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो मकान मिल रहे हैं वो 2 मंजिला मकान भी देखने को मिल रहे हैं और 1 मंजिला भी देखने को मिल रहे हैं। मकान कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, दोनों को देखने के मिलते हैं। तो यहाँ की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो सबसे उन्नतशील नगर नियोजन व्यवस्था थी, ये कह सकते हैं। नगर नियोजन व्यवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता की कोई शक नहीं है, सबसे उन्नतशील सभ्यताएं थी। आज से कंपेयर करें तो आज तो काफ़ी हमारे पास सुविधाएं हैं, तब हमारे पास इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो आज के कंपेयर में भी अगर सुविधाओं के नज़र रखते हुए कंपेयर किया जाए तो वो सभ्यता ज़्यादा उन्नतिशील थी। ये हो गए। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अधिकतम शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि वहाँ पे हमें उत्खनन में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र देखने को नहीं मिलता है, तो वो युद्ध प्रिय यहाँ के लोग नहीं थे, वो शांति प्रिय लोग थे। ये हो गया हमारा नगर नियोजन। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक स्थिति कैसी थी, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म में कैसा विश्वास रखते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आस्तिक थे, ना कि नास्तिक थे। वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखते थे। वो कैसे रखते थे कि हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंधविश्वास रखते थे, भगवान में विश्वास रखते थे, वो आस्तिक थे। कैसे थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। क्योंकि कैसे पता चला, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थलों से जो मातृ देवी की मृण मूर्तियां हैं, मृण मूर्तियां वो होती थी जो मिट्टी की पकाई जाती थी, मिट्टी के बना के पका दी जाती थी, उन्हें मृण मूर्तियां कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मातृ देवी होती थी उनकी पूजा करते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मूर्ति मिली हैं महिलाओं में वो मातृ देवी की मिली है। मातृ देवी की जो पूजा होती थी वो वनस्पति के रूप में होती थी, खाद्यान्न के रूप में होती थी और जन्मदाता के रूप में होती है। क्योंकि जो मूर्तियाँ मिली हैं कहीं उनको दूध पिलाते दिखाया गया है, कहीं उनके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, मतलब अन्य अन्य तरीके से लगाया गया है, दिखाया गया है। तो इस आधार पे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा यहाँ पे पशुपति शिव की भी पूजा होती थी। जैसे कि शिव हमारे आज के लोकप्रिय देवता भी हो गए हमारे युवाओं के, अन्य लोगों में युवाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है कि शिव की ज़्यादा आस्था रहती है। इसके अलावा अन्य लोगों को भी रहती है, लेकिन युवाओं में शिव की पूजा का आस्था कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज के लोग करते हैं शिव पूजा, लेकिन हमारे 3000 वर्ष पहले हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी पशुपति या शिव पूजा में विश्वास करते थे। जैसे कि हम लिंग पूजा आज भी करते हैं, शिव का लिंग पूजा ही करते हैं। तो वैसे हमारे से कभी मूर्ति के रूप में भी करते हैं, कभी शिवलिंग के रूप में करते हैं। तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी शिवलिंग की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। तो शिव की पूजा का अगर प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए तो ये कह सकते हैं कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से शिव की पूजा का जो प्रारंभ है वो हो गया था, वो भी एविडेंस के रूप में हमें मिला है। आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक श्रृंगी जो बैल होता था उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था धार्मिक स्थिति में। तो एक श्रृंगी बैल एकदम हष्ट-पुष्ट तरीके से ज़्यादातर मोहरों पे दिखाया गया है और उसका अंकन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण पशु जो था वो बैल था। बैल में भी एक श्रृंगी बैल था। अगर पूछा जाए अगर महत्वपूर्ण पशु कौन था, बैल और एक श्रृंगी दोनों मिल जाता है तो आप एक श्रृंगी लगाइएगा, ना कि बैल दिखाएगा। अगर एक श्रृंगी ना हो तब आप बैल चुनिए तब आप बैल चुनिएगा। तो एक श्रृंगी बैल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इसके अलावा लिंग पूजा का साक्ष्य पाया जाता है। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है। उस मोहर में एक योगी दिखाया गया है, योगी के चारों तरफ जानवर दिखाए गए हैं। तो उस आधार पे कुछ विद्वान कहते हैं कि ये इसका संबंध हिंदू धर्म से था, कुछ कहते हैं कि बौद्ध धर्म से था। लेकिन इसको जो महत्वपूर्ण हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं जॉन मार्शल है, वो इन्हें कहते हैं कि ये पशुपति शिव की मूर्ति थी। कैसे थी? एक ये मोहनजोदड़ो से एक जोदड़ो पे एक मोहर पे अंकन मिलता है। ये है जैसे कि ये एक योगी हो गया, ये एक योगी बैठा एकदम हष्ट-पुष्ट तरीके से योगासन मुद्रा में बैठा है। तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में योग का महत्व था। और योगासन मुद्रा में भी आज भी देखेंगे कि शिव हमेशा योगासन की मुद्रा में भी एकदम हष्ट-पुष्ट तरीके से बैठे नजर आते हैं ज़्यादातर शिवलिंग में या पिक में। तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है
जो एकदम हष्टपुष्ट तरीके से योगासन मुद्रा में बैठा। इस व्यक्ति के चारों तरफ जानवर हैं। पहली बात तो ये जो मुहर है इसको प्राप्त किसने किया था, तो इस मुहर को सबसे पहले प्राप्त किए थे ए मैंक महोदय, अर्नेस्ट मैंक महोदय ने। तो किसने प्राप्त किया था, ए मैंक महोदय ने इसे प्राप्त किया था मोहनजोदड़ो से। एक महोदय प्राप्त किया, उसके बाद मोहनजोदड़ो के ही इस मोहर पे जॉन मार्शल महोदय ने काम किया। उन्होंने ये एनालिसिस करके बताया कि ये मोहर का जो संबंध है ये पशुपत मोहर है। तो पशुपत मोहर की खोज पूछा जाए तो एक ए मैंक महोदय ने किया, और इसका पशुपत नाम किसने दिया, तो जॉन मार्शल महोदय ने दिया। ये हो गया। अगर हम इस व्यक्ति के चारों तरफ देखिए कौन कौन से जानवर है हो सकता पूछा जा सके, तो अगर ये योगी हो गया, ये योगी बैठा है, योगी के अगर दाएं देखा जाए कौन सा जानवर है, तो योगी के जो दाएं है, योगी का दाएं इधर ही होगा, हमारा विपरीत होगा। तो अगर योगी बैठा है इसके दाएं पूछा जाए कौन सा जानवर है, तो ये हाथी है और बाघ है। योगी के दाएं कौन सा जानवर है, तो हाथी और बाघ है। योगी के बाएं पूछा जाए कौन सा जानवर है, तो वो है गैड़ा है और भैंसा है। इसके अलावा इस योगी के नीचे दो पशु है, वो कौन है, वो दो हिरन है, ये दो हिरन है। तो अगर पूछा जाए, और ये जितने भी पशु हैं सबका मुंह योगी की साइड है, इसका भी है, इसका भी है, लेकिन ये जो हाथी है, योगी के जो दाएं तरफ ये हाथी है कि तो ये हाथी का केवल मुंह इस तरफ ना होके बाहर है। हाथी की जो सूंड है वो योगी की तरफ नहीं है, वो बाहर है। तो योगी के दाएं पूछा जाए तो हाथी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, और बाएं पूछा जाए तो गैड़ा हो जाएगा, भैंसा हो जाएगा। अगर नीचे पूछा जाए तो नीचे दो हिरन हो जाएंगे। अगर इसमें पूछा जाए कि टोटल कितने पशु थे, तो 2 2 4 2 6 पशु थे। अगर प्रजातियां पूछा जाए कितनी प्रजातियां थी, तो 5 प्रजातियां, जैसे कि 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगी, क्योंकि हिरन 2 हैं तो प्रजातियां तो एक ही काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे 5 प्रजातियां हैं और 6 पशु पाए जाते हैं। ये हो गए। इसके अलावा इस मोहर के ऊपर 7 अक्षरों का लेख पाया जाता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए कहा नहीं जा सकता यहाँ पे क्या लिखा है। तो ये 7 अक्षर का लेख इसके ऊपर मोहर के पाया जाता है। इसके अलावा पशुपत मोहर नाम किसने दिया, तो जॉन मार्शल महोदय ने दिया। खोज किसने किया, तो ए मैंक महोदय ने किया था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंधविश्वास रखते थे। अंधविश्वास कैसे रखते थे, क्योंकि जैसे कि हम वहाँ के जो ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे हड़प्पा से हमें पुरोहित की मूर्ति मिली है। पुरोहित की मूर्ति में हम देखे हैं कि जो पुरोहित है वो अपने बाएं कंधे पे 3 पतिया साल डाले हुए है, और पुरोहित के मत्थे पे एक ताबीज बंधा हुआ है, हाथ में एक ताबीज बंधा हुआ है। इस आधार पे कहा जा सकता है कि वो अंधविश्वास करते थे, इसलिए ताबीज धारण करते थे। ताबीज के कारण वो लोग अंधविश्वास से बचे रहते थे, और जो लौकिक परलौकिक जीवन रहता था उसमें वो विश्वास रखते थे। भूत प्रेत जैसी कुछ समस्याएं होती हैं, इनमें वो विश्वास रखते थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए वो लोग ताबीज धारण करते थे। इस आधार पे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो जो है वो अंधविश्वास करते थे। इसके अलावा हम देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से स्नानागार मिलता है। क्या मिलता है, स्नानागार मिलता है। और स्नानागार काफी भव्य और बड़ा व्यवस्थित तरीके से पाया गया है। तो इस आधार पे भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से स्नानागार हमें मिला है, उस पे किसी विशेष पर्व में लोग स्नान करते थे। जैसे कि हम आज के टाइम पे देखते हैं लोग मकर संक्रांति अन्य अन्य अवसरों पे गंगा स्नान करते हैं और अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, तो वो दर्शाता है कि लोग धार्मिक चीजों में विश्वास रखते थे, इसलिए विशेष पर्व पे यहाँ पे स्नान करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में की जो मोहरे थी उसमें स्वस्तिक चिन्ह पाए जाते हैं। हालांकि स्वस्तिक के चिन्ह का महत्व आज हमारे बीच बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन हमारे पूर्वज 3000 पहले भी स्वस्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। स्वस्तिक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। स्वस्तिक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो है स्वस्तिक चिन्ह, इसका प्रयोग हम आज शुभ संकेत के रूप में देखते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, धार्मिक जीवन में विश्वास करते थे, तभी इसको शुभ का प्रतीक माना जाता था। और कहाँ पाया जाता था, तो मोहरों पे ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की
धार्मिक स्थिति। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। अब हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, कि वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाओं की स्थिति देखा जाए तो कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, कि आज के कंपेयर में भी देखा जाए तो काफी अच्छी थी। हालांकि सिंधु घाटी जितना भी इतिहास का पाठ पढ़ेंगे उसमें सबसे अच्छी जो महिलाओं की स्थिति नजर आती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही नजर आती है। उसके बाद जो इतिहास है उसमें देखेंगे महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट ही नजर आती है। तो जो इतिहास में पूछा जाए सबसे अच्छी जो स्त्रियों की स्थिति कब थी तो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, उसके बाद लगातार गिरावट ही आई है। तो अगर ये स्त्रियों की स्थिति की बात करें कि स्त्रियों की स्थिति क्या थी तो अच्छी थी। वो क्यों अच्छी थी तो कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो समाज था मातृ प्रधान समाज था। हम पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं, कहीं पे हमें समाज मातृ प्रधान नहीं मिलता है, केवल सातवाहन काल में आके हम लोग देखते हैं कि मातृ प्रधान मिलता है, लेकिन वहाँ पे शासन नहीं था महिलाओं का, वहाँ पर केवल वंशों का नाम था। अगर पूछा जाए किन राजवंशों का नाम मातृ प्रधान था तो सातवाहन हो जाएंगे। वहाँ पे महिलाओं का शासन अलाउ नहीं था, उतनी स्थिति अच्छी नहीं थी। हालांकि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद वो वाशिष्ठ पुलमावी की जो पत्नी थी माता थी उन्होंने शासन में भाग लिया था, लेकिन थोड़े समय के लिए लिया था। लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पे महिलाएं बराबर भाग लेती थी हर चीज़ में, इसीलिए जो समाज में वर्चस्व था सबसे ज़्यादा वो महिलाओं का था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज था वो समाज था मातृ प्रधान था, महिलाओं की ज़्यादा वर्चस्व रहता था। इसके अलावा यहाँ पे मातृ पूजा के साथ प्राप्त होते हैं। जब अगर वहाँ पे महिलाओं की पूजा की जा रही है, अगर माता देवी की वहाँ पे पूजा की जाती है तो इससे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इसलिए महिलाओं को पूजा जाता था। और जो मूर्तियाँ ज़्यादातर मिली हैं वो महिलाओं में माता देवी की ही मिली हैं, तो इस आधार पे कहा जाता है कि क्योंकि माता देवी की यहाँ पे पूजा होती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति पे एक कलंक है। वो कलंक क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के साक्ष्य पाए जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लोथलपुरा स्थल है जहां से 3 हमें युग्मित समाधियां मिली हैं। कौन सा स्थल है? लोथलपुरा स्थल से हमें 3 युग्मित समाधियां मिली हैं, जिस आधार पे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के साक्ष्य थे, सती प्रथा होती थी। तो ये एक कलंक हो जाता है, नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी होती। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक कलंक है महिलाओं की स्थिति पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति अच्छी थी महिलाओं की, लेकिन फिर भी वहाँ पे सती प्रथा पाई जाती है। तो पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा पाई जाती थी कि नहीं, तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि लोथल से 3 युग्मित समाधियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूर्ण श्रृंगार का साक्ष्य पाया जाता है। अगर महिलाएं पूरा श्रृंगार कर रही हैं तो इसका मतलब उनको श्रृंगार करने की आजादी है, तो उनकी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इसलिए वो सारा श्रृंगार कर पाती थी। श्रृंगार में अगर हम देखें तो जैसे कि हम चन्हू दड़ो ले ले, लोथल ले ले, ये तो मन का उद्योग के ही सहारे थे। यहाँ पे चन्हू दड़ों से तो महिलाओं के लगभग लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, अन्य साक्ष्य मिले। महिलाओं के जो प्रसाधन के साक्ष्य रहते थे वो लगभग हमें चन्हू दड़ो पूरा स्थल से प्राप्त होते। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं, तो सिंदूर के साथ में हड़प्पा की जो मूर्तियां मिली हैं उन मृण मूर्तियां महिलाओं की उनमें देखने को मिलता है। नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य मिले। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है वहां से भी मिले हैं, चन्हू दड़ों से मिले हैं। और हड़प्पा से हम लोग देखते हैं कि एक बोतल में काजल के साक्ष्य मिले हैं, तो हड़प्पा से काजल के सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। नौशहरा से भी सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। ये जो साक्ष्य हैं ये श्रृंगार के साक्ष्य हैं। कहाँ से मिले हैं? तो काजल पूछा जाता है, काजल कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। सिंदूर पूछा जाए तो नौशहरा और हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा लिपस्टिक पाउडर पूछा जाए तो चन्हू दड़ों से मिले हैं। तो ये जो श्रृंगार थे ये सारे श्रृंगार हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाएं करती थी। इसके अलावा यहाँ से चांदी की चूड़ियां मिली। चांदी की चूड़ियां मिलना ये दर्शाता है कि हम लोग आज के समय पे कांच की चूड़ियां पहनते हैं और प्लास्टिक के पहनते हैं, जब हम इतने डेवलप हो चुके हैं।
तब की जो महिलाएं रहती थी वो चांदी की चूड़ियाँ डेली के यूज में पहनती थी। तो जान लीजिए कि महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी तभी उनको चांदी की चूड़ियाँ बनवाई जा रही हैं। तो चांदी की जो चूड़ियाँ मिली हैं वो मोहनजोदड़ो स्थल से मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाथी दांत की चूड़ियाँ महिलाएं पहनती थी, क्योंकि हाथी चूड़ियों का जो एविडेंस मिला है, हाथी की जो दांत होती है उसको मतलब तराश के वहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती थी। तो हाथी दांत की जो चूड़ियाँ मिली हैं वो कालीबंगा स्थल से मिली हैं। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा जो मनोरंजन के साधन में देखा जाए, इसके अलावा यहाँ पे जो महिलाएं रहती थी, कहा जाता है कि जो सनौली पूरा स्थल है वहां से मुकुट प्राप्त होता है। तो मुकुट प्राप्त होता तो मुकुट कहाँ नहीं जा सकता कि वो राजा ही धारण करता होगा, पुरुष ही धारण करता होगा। हो सकता है कि महिलाएं भी धारण करती हैं। इसके अलावा कान की बालियां अन्य चीजें भी मिली हैं। तो महिलाओं हो सकता है कि वहाँ की महिलाएं मुकुट भी धारण करती हैं, कि सनौली पूरा स्थल से हमें मुकुट के साथ चांदी का मुकुट मिला है। सनौली नहीं, सॉरी, कुणालपुरा स्थल से हमें मुकुट के साथ मिले हैं। इसके अलावा मनोरंजन के रूप में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूज करते थे, वो करते थे पासा यूज करते थे, शिकार करते थे। इसके अलावा जो शतरंज होता था, शतरंज ये खेल जो रहते थे ये मनोरंजन के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूज करते थे। पासा, लूडो और शिकार करते थे और शतरंज गेम खेलते थे मनोरंजन के, जो जब फ्री टाइम होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन के भी साधन थे, पासा थे, शिकार थे और शतरंज थे। शतरंज की साज कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो स्थल से शतरंज की गोटी मिली है, इस आधार पे कहा जाता है। ये हो गई हमारी स्त्रियों की स्थिति। अब हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि व्यवस्था कैसी थी, कृषि कैसी होती थी। तो देखते हैं हम लोग कृषि व्यवस्था। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि व्यवस्था थी वो काफी अच्छी थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा संपन्न क्या था, तो व्यापार कहा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि व्यवस्था भी अच्छी थी और सरप्लस थी। इसी के चलते हम लोग व्यापार कर पाते थे और व्यापार हमारा सरप्लस था। तो कृषि व्यवस्था भी सिंधु घाटी सभ्यता की अच्छी थी और सरप्लस थी। हम लोग इतना उत्पादन कर लेते थे कि हम अन्य अपनी पड़ोस की सभ्यताओं को दे सके, उनसे जरूरत के सामान ले सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि थी वो अच्छी थी। और कृषि में कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो कृषि में मुख्य रूप से 9 प्रकार की फसलें पाई जाती है सिंधु घाटी सभ्यता में। कितने प्रकार की? तो 9 प्रकार की पाई जाती हैं। और जो फसलें हो रहती थी वो काफी अच्छी होती थी। क्यों होती थी? कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता थी और नदी घाटी थी, तो जब नदी होंगी तो जाहिर सी बात है जलोढ़ मिट्टी लाएंगी और जलोढ़ मिट्टी होगी तो उत्पादन जाहिर सी बात है कि अच्छा होगा। तो ये नदी घाटी सभ्यता होने के कारण और जलोढ़ मृदा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो खाद्यान्न था वो सरप्लस रहता था, मतलब अधिक उत्पादित रहता था। अगर हम देखें कि फसलें कैसे थी, कौन कौन सी फसलें थी जिस आधार पे कहा गया, तो उनका एविडेंस मिला, उस आधार पे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये फसलें मौजूद थी, उत्पादित होती थी। तो बात करें हम गेहूं की, गेहूं की बात करें तो हम लोग देखे थे कि हड़प्पा में गेहूं की गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में पाई जा रही थी। तो यहाँ पे उत्पादन तो होता था, उसमें से किस्मों का उत्पादन रहता था। कि देखो स्पष्ट रूप में मिलता है कि हड़प्पा से 3 प्रकार के गेहूं की किस्में पाई जा रही है और 2 प्रकार की जौ की किस्में पाई जाती है, मतलब वैरायटी पाई जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा हम देखे थे कि बनावलीपुरा स्थल से हमें अच्छी प्रकार की जौ के साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ पे जो अच्छी क्वालिटी के जौ पूछा जाए कहाँ से मिले थे, तो बनावलीपुरा स्थल से मिले थे। ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कपास को सिंडन भी कहा जाता था समकालीन अन्य सभ्यताओं में। तो गेहूं हो गया, जौ हो गया और कपास सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि कपास से कपड़ा बनता था और सूती कपड़ा ही सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण एक हथियार हो जाता था कि व्यापार में। तो यहाँ पे कपास सिंडन का उत्पादन होता था और अच्छे कपड़े बनते थे और कपास की बहुत भूमिका रहती थी व्यापार में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में। इसके अलावा यहाँ पे तरबूजा और खरबूजा के साक्ष्य मिले हैं और तरबूजा खरबूजा को जो साक्ष्य मिले हैं वो है बालू साइड संभवतः हरियाणा की है। बालू साइड से हमें तरबूजा और खरबूजा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मटर के साक्ष्य मिलते हैं
और सरसों और चना के साथ मिलते हैं। ये सरसों चना हम लोग को पढ़े थे कालीबंगापुरा स्थल में कि कालीबंगापुरा स्थल से ये मिलता है कि सरसों और चना को एक साथ उगाया गया है। तो सरसों और चना को एक खेत में एक साथ बोने का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा ही पूरा स्थल से हमें जुताई के साक्ष्य मिले थे। तो उससे पता है कि कृषि अच्छी होती थी और प्रॉपर जोत बो के अच्छे से करी जाती थी। तो कालीबंगा पूरा स्थल से हमें जुताई के साक्ष्य मिले थे और सरसों और चना एक साथ उगाए जाने के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा चावल उगाया जाता था। चावल की बात करें तो चावल रंगपुर लोथर से हम लोगों ने देखा था कि चावल के साक्ष्य मिल रहे थे। तो चावल की अगर बात करी जाए कहाँ से मिल रहे हैं तो रंगपुर लोथर से मिल रहे हैं। इसके अलावा रागी के साक्ष्य मिलते हैं। ज्वार और बाजरा के जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो लोथलपुरा स्थल से मिल रहे हैं। अगर ज्वार बाजरा रागी और कोंदे पूछा जाए ये सब स्थल पे उत्पादित होते थे। अगर ज्वार बाजरा का साक्ष्य पूछा जाए तो लोथल से मिलते। इसके अलावा राई सरसों का ही रूप होता था, लेकिन पता नहीं बुक में राई सरसों दोनों दिया है, तो राई का भी उत्पादन होता था। अब ये हो गई हमारी कृषि की बात। अब हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में पशुपालन जीवन कैसा था। ये कृषि थी, इसी पे इतना उत्पादित हो जाता था एक्स्ट्रा कि हम पड़ोस की सभ्यताओं को दे सके, उनसे बदले जो हमारे यहाँ उत्पादित नहीं हो रही चीजें उनको ले सके, इसमें यूज करते थे कृषि खाद्यान्नों का। अगर हम पशुपालन की बात करें कि पशुपालन कैसा था, तो यहाँ पे पशुपालन किया जाता था, बड़े पैमाने पे किया जाता था और पशुपालन का प्रयोग कई प्रकार से ये लोग करते थे। पशुपालन का पहला प्रयोग ये लोग व्यापार में करते थे, आगमन के साधन में। दूसरा ये लोग खाद्यान्न में करते थे और तीसरा ये लोग अपनी खुद की जरूरत होती थी तब भी पशुओं को बेच देते थे और कृषि कार्य में भी पशुपालन का यूज करते थे। तो पशुपालन के ये उद्देश्य हो गए। और पशुपालन में कौन कौन से पशु थे देखें तो पशुपालन में बैल का प्रमुख स्थान था, भैंसा था, बकरी थे, कुत्ता था, हाथी था, बाघ था, ऊंट था, घोड़ा था, बरसिंगा था और इत्यादि, जैसे बिल्ली, खरगोश, बिल्ली का पीछा करते खरगोश, कुत्ता इत्यादि जो जानवर थे वो इतने टाइम पे मौजूद थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर पूछा जाए कौन से जानवर नहीं थे, अगर हम देखें कि जैसे घोड़ा, ऊंट की बात करें तो ऊंट का जो एविडेंस मिल रहा है वो हमें कालीबंगा वाले स्थल से मिला था। अगर घोड़े की बात करें तो घोड़ा का कहीं अंकन नहीं पाया जाता है मोहरों का, लेकिन घोड़े के एविडेंस पाए जाते हैं। जैसे सुतकोटरा से ले ले तो घोड़े का अस्थिपिंजर ही पाया जाता है और लोथल से ले ले तो घोड़े का जबड़ा पाया जाता है और आना गुड़ाई से ले ले तो घोड़े के दांत पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि घोड़े का अस्थिपिंजर कहाँ से पाया जाता है तो सुतकोटरा से पाया जाता है, और घोड़े का जबड़ा कहाँ से पाया जाता है तो लोथल से पाया जाता है, और घोड़े के दांत कहाँ से पाए जाते हैं तो राना गुड़ाई से पाए जाते हैं। ये हो गए घोड़े के साथ। घोड़े का साक्ष्य मिल रहा है लेकिन मोहरों पे अन्य चीजों पे अंकन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हमें बरसिंगा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जो ये पशु हैं इनके साक्ष्य मिलते हैं और इनका अंकन हम मोहरों पे देखने को मिलता है। उसके आधार पे कहते हैं ये पशु मौजूद थे उतने समय पे। और किनका अंकन नहीं मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पे जिन पशुओं का अंकन नहीं मिल रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि सिंह का अंकन नहीं मिल रहा है, शेर का अंकन नहीं मिल रहा है और गाय का अंकन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हम घोड़ा और ऊंट का भी देखते हैं कि अंकन नहीं मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से सिंह, शेर और गाय का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पे नहीं मिलता। हालांकि सिंह शेर का अंकन जो है ना वो अन्य सभ्यताओं में मेसोपोटामिया और सुमेर में देखने को मिलती है, लेकिन भारत के संदर्भ में इन जानवरों की उपस्थिति न होना एक संकेत देता है क्योंकि इनका कोई चित्रांकन नहीं पाया जाता है। गाय का मोहरों पे अंकन नहीं पाया जाता है, लेकिन एस.आर. राव महोदय हैं जो लोथलपुरा स्थल साइट की खोज किए थे, काम किए थे, वो वहां से 2 गायों की मृण मूर्तियां होने का दावा करते हैं। तो जैसे कि बैल सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण पशु था, गाय नहीं थी। ये एक आश्चर्यजनक हो जाता है कि बैल था गाय कैसे नहीं थी। तो अब ये अपवादित बातें हैं इतिहासकारों में, तो उसे गाय की भी उपस्थिति नहीं मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता में। हालांकि एग्जाम की दृष्टि हमें याद करना है क्योंकि हमें केवल नंबर लेना है, नॉलेज लेना है। जब आगे शोध का विषय है मिलेंगी तो देखा जाएगा, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया।
अगर अब हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और शिल्प उद्योग कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शिल्प उद्योग था वो भी काफी अच्छा था, सरप्लस था। जैसे हमारी कृषि व्यवस्था सरप्लस थी, वैसे ही हमारा व्यापार व्यवस्था भी सरप्लस था। तो शिल्प उद्योग में देखें तो बात करें तो शिल्प उद्योग हमारा सरप्लस था, हम लोग जान ही लिए हैं। और शिल्प उद्योग कौन कौन सा था, किन किन चीजों का वहाँ पे उद्योग होता था, व्यापार होता था। तो यहाँ पे कपास से बने हुए सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और मृदभांडों का व्यापार होता था और मनकों का व्यापार होता था। और मनके भी यहाँ पे कई तरीके से, कई धातु से, मिट्टी से तैयार किए जाते थे। तो उद्योग किन किन चीजों के थे, पहला सूती वस्त्र था, दूसरा मृदभांड था, तीसरा मनका था। तो 3 चीजों का व्यापार मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में शिल्प उद्योग का महत्व था। जो व्यापार का स्तंभ था, ये 3 चीजें थी, सूती वस्त्र और मनका उद्योग और मृदभांड। इसके अलावा हाथी दांत की जो वस्तुएं रहती थी उनको भी यहाँ पे निर्यात किया जाता था, सॉरी। तो ये हो गई व्यापार शिल्प उद्योग सिंधु घाटी सभ्यता में। और जो ये मनके हैं, मनके जो बनाए जाते थे वो कई धातुओं से बनाए जाते थे। जैसे कि मनके चांदी के बनाए जाते थे, सोने के बनाए जाते थे और मिट्टी के बनाए जाते। मिट्टी में भी फिरोजा मिट्टी होती थी और लाल मिट्टी होती थी, इनका बनाया जाता। और पत्थर जो कीमती रहते थे जैसे फ्लिंट, चर्ट, उनके भी मनके बनाए जाते। मनके एक मूंगा होता था जो जैसे कि माला के रूप में जो यूज करते हैं, वैसे लोग जैसे कि जो अमीर लोग रहते थे वो सोने के मनके यूज करते थे, उससे कम चांदी के, गरीब लोग मिट्टी के मनके, पत्थर के मनके यूज करते थे। और जो मनका उद्योग हमें मिला है वो मिला है लोथल और चन्हूदड़ोपुरा स्थल से हमें मनका उद्योग मिला है। अगर मनका उद्योग पूछा जाए कहाँ से मिला है तो लोथल और चन्हूदड़ो से मिला है। तो ये हो गए चन्हूदड़ोपुरा स्थल के और मनका उद्योग। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा यहाँ पे सीप का व्यापार होता था। सीप जो नदियों में पाई जाती थी, सीप के जैसे चम्मच बनाए जाते थे, अन्य जो ब्यूटिशियन वाली चीजें रहती थी जैसे कि उन पे यूज की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सीप का भी व्यापार करते हैं। सीप का जो उद्योग प्राप्त होता है, सीप का कहाँ व्यापार होता था तो होता था लोथल और बालाकोट में है। तो सीप उद्योग जो पाया गया है, पूछा जाए जैसे कि मनका उद्योग कहाँ पाया गया है, लोथल और चन्हूदड़ो से पाया गया है, वैसे ही सीप उद्योग लोथल और बालाकोट से पाया गया है। तो सीप उद्योग वाला पूछा गया है कि सीप उद्योग कहाँ पाया जाता है, तो सीप उद्योग लोथल और बालाकोट में पाया जाता है। ये हो गया हमारा व्यापार। और व्यापार जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें एविडेंस के रूप में मिली है, उसी आधार पे हम लोग ये इतिहास पढ़ रहे हैं कि ये चीज वहां पे थी। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं नाप तौल कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मापक इकाई क्या थी। वो लोग व्यापार करते थे तो उसको किस चीज से नाप के करते थे, तो उनकी नाप तौल क्या थी, माप क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो माप की इकाई थी वो बाड़ थी, हाथी दांत का पैमाना था। और इसके अलावा ईंटे की बात ले ले तो ईंटों का जो नाप था वो 1:2:4 था। ये जो इकाई थी ये ईंटों की थी। और स्केल की तो बाट और स्केल की जो नाप रहती थी वो 16 में रहती थी, ये 16 के गुणाज में रहती थी। कि अगर सबसे छोटा जो बाट रहेगा वो 16 केजी का रहेगा, इसके आगे बढ़ाना है तो 16×2=32 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो जो हाथी दांत की जो पैमाना रहते थे, स्केल रहती थी और बाट रहते थे, वो किस गुणाज में पाए जाते थे तो 16 गुणाज में पाए जाते थे। और ईंटों का जो अनुपात था वो 2:1:2:4 था, ये नाप की इकाई थी। और जैसे कि हम देखे थे कि ये जो हाथी दांत का पैमाना है वो हम लोग लोथल में हम देखे थे कि हमें हाथी दांत का पैमाना मिला था। तो हाथी दांत के पैमाने हो गए, ये बाट जो थे वो 16 गुणज में। तो 2 मोस्ट चीजें हैं कि ये ईंटों का अनुपात है और जो जितने बाट पाए जा रहे हैं वो 16 गुणज में पाए जा रहे हैं। ये हो गई इनकी नाप की इकाई, माप की इकाई। अब हम बात कर लेते हैं कि व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसा था कि अन्य देशों से, और अपना आंतरिक व्यापार कैसा था। तो व्यापार का पता कैसे चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार भी होता था।
तो जैसे कि हमें मुहर मिली हैं, इसके अलावा मुहर मिली हैं जैसे कि जो हमारी चीज़ें यहाँ नहीं उत्पादित हो रही हैं उनका एविडेंस मिला है, और हमारी मोहरें जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी अन्य स्थलों से मिल रही हैं। इस आधार पे कहा जाता है कि चीज़ों का आदान प्रदान होता था, और व्यापार जो होता था वो दो तरीके से होता था, स्थल मार्ग से होता था और जल मार्ग से होता था। तो स्थल मार्ग की बात करें तो हम जैसे हड़प्पा से ले ले, हड़प्पा पूरा स्थल से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, बनावाली से हमें वो बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो चीज़ें दर्शाती हैं ये स्थल मार्ग को दर्शाती हैं कि व्यापार होता था। और जल मार्ग में ले ले तो जैसे कि हमें लोथल, मेघम, कुत्यासी, ये जो पूरा स्थल है ये एक बंदरगाह नगर थे। अगर बंदरगाह का प्रयोग किया जा रहा है तो किस लिए किया जा रहा है, वो चीज़ों को इधर से उधर भेजने के लिए ही तो किया जा रहा है। तो ये जो मेघम, कुत्यासी और लोथल पूरा स्थल है ये जल मार्ग को, जल मार्ग का व्यापार होता था उसको दिखाते हैं। तो व्यापार यहाँ पे स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। और व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का जो विदेशी व्यापार था वो भारत के पक्ष में था, सरप्लस था, फायदे में रहते थे लोग व्यापार करके। और व्यापार का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय था। क्या था अगर पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं सिक्कों का प्रचलन नहीं पाया जा रहा है, तो इस आधार पे विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, कि जैसे हमारे वहाँ जो अतिरिक्त चीजें होती थी उनको दे के हम लोग अपनी जरूरत की चीजें ले लेते थे। और व्यापार जो किया जाता था जैसे कि हम आज कोई भी चीज मंगाते हैं ऑनलाइन तो वो सील मोहर रहती थी, और देखते हैं अगर किसी भी देश को या राज्य को सामान अपनी भेजना है, मंगाना है, तो वो अपना पैकिंग विशेष कर करते हैं, उस पर किसी प्रकार का विशेष मोहर या सील लगाते हैं। उसके आधार पे वो जब वो पैक करके भेजा जाता है, जिसके पास जो जरूरत की चीजें रहती है वो जाके खोलता है, तो वो प्रमाणित करते हैं कि अगर वो खुली होगी बीच में तो उसकी सील मोहर टूटी होगी, कुछ पता चलेगा। तो जो वो सील किया जाता है, पैक किया जाता है, उसी से आप जान पाते हैं कि ये सामान बीच में नहीं टूटा है। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार में जो देशी विदेशी व्यापार होता था उसमें सील मोहर का प्रयोग किया जाता था। तो जिसे सील किया जाता था उसकी ज्यादातर जो एविडेंस मिले वो चन्हू दड़ोपुरा स्थल से हमें देखने को मिली हैं कि वहाँ पे सील की हुई वस्तुएं मिली हैं। जैसे सील एक प्रकार का हर व्यापारी का अपना एक चिन्ह होता था, हर एक राष्ट्र का, हर एक पूरा स्थल का, कि ये पूरा स्थल यहीं से आई है। और जब वो सील करके सामान उस पूरा स्थल पहुंचती थी, देश पहुंचती थी तब के टाइम पे, तो वो लोग खोलते थे, देखते थे, तो अगर वो सील नहीं टूटी होती थी तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे कि इस सामान को कोई यूज नहीं किया है, बीच में नहीं खोला गया है। तो वो प्रमाणित करता था, ये विश्वसनीय चीज रहती थी। तो व्यापार पूरा सील मोहर के माध्यम से होता था, वस्तु विनिमय से होता था। व्यापार देख लेते हैं, देशी व्यापार में सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ से व्यापार करते थे, क्या क्या मंगवाते थे। तो बात करें हम देशी व्यापार में, तो देशी व्यापार इनका होता था कश्मीर से होता था, कोलार से होता था, गुजरात के काठियावाड़ से होता था और बलूचिस्तान से होता था। अब बात करें कि यहाँ से इसके अलावा खेतड़ी पूरा स्थल से होता था। जैसे कि हम कश्मीर से ले लें तो हमें बहुमूल्य पत्थर मिलते थे। कोलार की बात करें तो यहाँ से सोने की खदानें थी, तो सोना सिंधु घाटी सभ्यता के कोलार से प्राप्त करते थे। काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर प्राप्त करते थे। बलूचिस्तान से अर्धकीमती पत्थर जो रहते थे, अर्धकीमती जो पत्थर रहते थे वो बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है तांबा। तो तांबा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेतड़ी से प्राप्त करते थे। खेतड़ी राजस्थान से, इस एरिया से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा प्राप्त करते थे। सोना पूछा जाता है तो कोलार हो जाएगा। इसके अलावा काठियावाड़ से कीमती पत्थर और बलूचिस्तान से अर्धकीमती पत्थर प्राप्त करते थे। विदेशी व्यापार, अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यापार कैसा था। तो विदेशी व्यापार जो था वो किससे होता था, तो विदेशी व्यापार सुमेर से होता था, मिस्र से होता था, फारस की खाड़ी से होता था और बहरीन से होता था और अफगानिस्तान से होता था, ईरान से होता था। और अफगानिस्तान की ही एक साइट है जिसका नाम है बदक्सा। बदक्सा से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाज वर्द मणि प्राप्त करते थे। ये एक पत्थर होता था, लाज मर्द
मणि, ये जो प्राप्त करते थे ये इस वाली एरिया से जैसे लाजबर्ग से प्राप्त करते थे, लाजबर्ग मणि। अगर हम बात करें कि ये विदेशी व्यापार कैसे हुआ पता चला, तो जैसे कि हम इस बहरीन की ले ले, तो ये बहरीन जो देश है यहाँ से हमें एक मोहर मिली है। बहरीन देश की मोहर एक हमारे यहाँ पूरा स्थल से मिली है, लोथल से। तो बहरीन की जो मोहरें रहती थी वो बटन आकार के रहते थी, जैसे कि हम बटन होता है हमारे कपड़ों का, वैसा ही बटन बहरीन में यूज किया जाता था, वहाँ की विशेषता थी। लेकिन बहरीन की बटन वाली मोहर हमारे लोथलपुरा स्थल से मिली है। तो अगर पूछा जाए बटन वाली मोहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। और ये बटन वाली मोहर थी कहाँ की, तो ये थी बहरीन देश की थी। ये हो गया। अब जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें थी जो मिली हैं भारत के अन्य देशों में, मतलब अन्य जो सभ्यताएं थी। तो अगर मोहरों की बात करें कि भारत की मोहरें कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें कहाँ कहाँ मिली हैं अन्नपूरा स्थल में, समकालीन सभ्यताओं में, तो उर्स से मिली हैं, किस से मिली हैं, लंगस से मिली हैं, टैपर से मिली हैं, तेल से मिली है, और असहर से मिली है, निपुर से मिली है, और हमा से मिली है। ये पूरा स्थल है जो समकालीन सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताएं, वहां से ये भारतीय मोहरें मिली हैं। ये जो इतने स्थल हम लोग देखे हैं, उर्किस, लंगस, टेम्पर, तेल और असहर, निपुर, हमा, ये पूरा स्थल से हमारे भारत की मोहरें वहां मिले हैं। भारत की मोहरें व्यापार होता था तभी तो इतनी दूर मोहरें गई हुई हैं। तो इस आधार पे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी व्यवहार होता था। और कहाँ कहाँ मोहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, ये पूछा जाता है। तो ये पूरा स्थल है जहाँ से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें बाहर मिली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सारगोन का एक शासक था, सारगोन का शासक था जिसका नाम था अक्कार। सारगोन का शासक था जिसका नाम था अक्कार। क्या नाम था? अक्कार। अक्कार का एक अभिलेख प्राप्त होता है जो 1900 BC के आसपास का था। ये अक्कार सारगोन का शासक था जिसके अभिलेख में 3 देशों का नाम मिलता है। वो कौन कौन से देश थे? वो थे मेलुहा था, मगध था और दिलमुन था। कौन था? मेलुहा था, मगध था और दिलमुन था। अगर बात करें इसमें जो 3 नाम दिए गए हैं, मेलुहा, मगध और दिलमुन, इसमें जो मेलुहा की पहचान की गई है, इस मेलुहा की पहचान की गई है वो भारत से की गई है। तो पूछा जाता है कि मेलुहा जो सारगोन शासक का अभिलेख मिला है उसमें मेलुहा की पहचान किससे की गई है? तो मेलुहा की पहचान जो की गई है वो भारत से की गई है, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो मेलुहा शब्द जो आया है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आया है। इसके अलावा मगध का जो मतलब लगाया जाता है वो मकरान वाले क्षेत्र से लगाया जाता है वर्तमान में। इसके अलावा दिलमुन जो है यही बहरीन को कहा जाता है। तो ये 3, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार विदेशी होता था उसमें मगध और जो दिलमुन पूरा स्थल था ये एक मध्यस्थ का काम करते थे। जैसे कि सवाल यहाँ से गया, सिंधु घाटी सभ्यता से गया, फिर उसको ब्रेक चाहिए व्यापारियों को रुकने के लिए, रेस्ट के लिए। तो जो मकरान था और दिलमुन था ये एक मध्यस्थ के रूप में काम करते थे कि अगर व्यापारी यहाँ से चलता था तो यहाँ रेस्ट करता था, और यहाँ से चलता था तो यहाँ रेस्ट करता था, यहाँ से चलता था तो यहाँ रेस्ट करता था। तो ये मध्यस्थ के रूप में स्थल काम करते थे, इसलिए इनका नाम भी आया है। तो ये जो बहरीन देश है इसको कई नामों से जाना जाता है। बहरीन को हाथियों का देश कहा जाता है, साफ सुथरा देश कहा जाता है, और सफेद हाथियों का भी देश कहा जाता है। तो बहरीन के ये नाम हो गए कि ऐसे से इसके नाम है। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जो मोहर मिलती है मेलुहा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और मगध का संबंध मकरान से, दिलमुन का संबंध बहरीन से। तो ये हो गए व्यापार के संबंध में। अब हम लोग देख लेते हैं मोहरे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो लगभग 2500 मोहरें पाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों की बात कर ले तो जो मोहर पाई जा रही है वो कुल 2500 मोहरें पाई जा रही हैं। 2500 मोहरें पाई जा रही हैं। 2500 मोहरों में से 1200 मोहरें केवल मोहनजोदड़ो से पाई जा रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो मोहरें पाई जा रही हैं वो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से पाई जा रही हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिखित मोहरें कहाँ से पाई जा रही हैं, तो हड़प्पा पूरा स्थल से पाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा मोहरें
मोहनजोदड़ो से, और सबसे ज्यादा लिखित मोहरे पूछा जाए तो कहाँ है, तो हड़प्पा है। और मोहरों का आकार क्या था, तो मोहरों का आकार था, पहला था वर्गाकार था, दूसरा आयताकार था, तीसरा बेलनाकार था। ये मोहरों का आकार था। इसमें से वर्गाकार जो मोहरें रहती थी वो सबसे ज्यादा पाई गई हैं। सबसे ज्यादा मोहरें वर्गाकार पाई गई। आयताकार जो मोहरें पाई गई हैं वो कम पाई गई हैं। उनकी विशेषता थी कि वर्गाकार मोहरों में लिपि के साक्ष्य भी पाए जाते हैं और चित्रकांकन भी पाया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा चित्र पाया जाता है एक श्रृंगी बैल का। और लिपि, तो अगर लिपि और चित्र दोनों पूछा जाए तो वर्गाकार मोहरों में पाया जाता है। और आयताकार मोहरें जो रहती थी वो अधिकतर सादी मोहरें थी। अगर पूछा जाए कि आयताकार मोहरें अधिकांशता थी, तो आयताकार मोहरें अधिकांशता सादी मोहरें होती थी। और लिखित और चित्र दोनों पाए जाते थे तो वो वर्गाकार में पाए जाते थे। और बेलनाकार मोहरें बहुत कम मिलती हैं। बेलनाकार मोहरें यहाँ की विशेषता भी नहीं है। ये मेसोपोटामिया, अन्य जो सभ्यताएं थी सुमेर, वहां की विशेषता थी। तो 3 तरीके से मोहरें पाई जाती हैं, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार। मोहरों पे हर प्रकार का चित्रांकन और लिपि पाया जाता है। और मोहरों पे सबसे ज्यादा जो चिन्ह पाया जाता है वो देखने में आता है कि यू आकार और मछली आकार के अंकन ज्यादा पाया जाता है। और पशु में एक श्रृंगी बैल पाया जाता है। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। लिपि की बात करें कि लिपि कैसी थी, तो लिपि की सर्वप्रथम जानकारी हुई थी वो 1853 में हुई थी। अगर व्यापक जानकारी पूछा जाए तो व्यापक जानकारी जो हुई थी तो वो 1923 में हुई थी, क्योंकि 1921 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पुरा स्थल का उत्खनन हो गया था। इस वजह से जो पहली जानकारी हुई थी तब इसका कोई महत्व नहीं समझा था, 1853 में मेंशन के टाइम के आसपास। और फिर 1923 में व्यापक जानकारी हुई और इस पर कार्य चालू हुआ। अब बात करें कि यहाँ पे मूल चिन्ह कितने हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूल चिन्ह है वो 64 पाए जाते हैं। 64, जैसे कि हम वर्णमाला में ले लेते हैं तो 52 जो अंक अक्षर पाए जाते हैं, जैसे गिनती में ले लें 10 अक्षर पाए जाते हैं, उनसे घूम फिर के बहुत सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। तो वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूल चिन्ह थे वो 64 थे। और इसके अलावा यहाँ पे 200 से लेके 400 अक्षर इनसे बनाए जाते थे। और ये जो चिन्ह थे, इनके अलावा इसमें चिन्ह भी यूज किए जाते थे और चित्र भी यूज किए जाते थे। अगर चित्र की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चित्र देखने को मिलता है कि मछली का है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किस अक्षर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ की लिपि में यू आकार के अक्षर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है। तो पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि में सबसे ज्यादा किस अक्षर का प्रयोग किया गया है, तो यू प्रकार का एक अक्षर है उसका प्रयोग ज्यादा किया गया है। इसके अलावा चिन्ह में पूछा जाए तो मछली का चिन्ह ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्र भी थे उसमें और अक्षर भी थे। जैसे कि आज हम लोग केवल अक्षर ही उसमें यूज करते हैं अपनी लिपि में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उसमें चित्र भी यूज करते थे और अक्षर भी यूज किए जा करते थे। इसलिए इस लिपि को चित्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। जैसे कि अन्य सभ्यताओं में जैसे मेसोपोटामिया और सुमेर की सभ्यताएं थी वो कहा जाता है कि कील अक्षर थे। उनके जो अक्षर बनाए जाते थे वो कील नुमा ज्यादातर रहते थे, इसलिए वहां की लिपि कील अक्षर थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्राक्षर या भावनात्मक कह सकते हैं ये थी। तो ये चित्र और अक्षर दोनों प्रयोग किए जाते थे, इसलिए चित्राक्षर लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की कही जाती है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी उसको, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो लिखी जाती थी वो दाएं से लेके बाएं लिखी जाती है। ये दाएं से लिखते चले आएंगे और फिर ये ऐसे फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हमारे जैसे आज की देवनागरी लिपि हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे या इधर से स्टार्ट करते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी इसको क्या क्या कहा जाता है,
अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे बौस्ट्रो के नाम से जाना जाता है और फ्रीडम के नाम से जाना जाता है और बुश्तोफेदन के नाम से जाना जाता है और गोनीतिकान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नाम है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के नाम ही है। चित्राक्षर भी कह सकते हैं, ये एक क्रिटिकल नाम हो जाते हैं, हो सकता पूछ ले। बौस्ट्रोफेडम और बुश्तोफेदन और गोनीतिका ये नाम है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के। अब बात कर लेते हैं कि इस लिपि में जो काम कौन कौन किया है और क्या मानते हैं कि ये लिपि भारत की है कि विदेशी लिपि है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति की बात करें तो यह हड़प्पा की लिपि पे जो जो काम किए हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा की लिपि पे काम किसने किसने किया है। तो जो काम किए हैं वो किए हैं, सबसे पहले नंबर पे ये है A.H. दानी महोदय नाम काम किया है और ये आस्को परपोला जो फिनलैंड के हैं इन्होंने काम किया है और फादर हेरास महोदय ने काम किया है और कोनो रोजोवा महोदय ने काम किया है जो रूस के हैं और आई महादेव किए हैं, ये भी भारत के हैं। तो जो हड़प्पा की लिपि पे काम किए हैं, लिपि पे काम करके बताए हैं कि ये लिपि एक द्रविड़ीय लिपि है, मतलब भारत की लिपि है। वो कौन कौन से विद्वान हैं? A.H. दानी हैं, आस्को परपोला हैं जो फिनलैंड के हैं और फादर हेरास हैं और कोनो रोजोवा हैं और ये कोनो रोजोवा जो हैं वो रूस के हैं और आई महादेव ये अपने भारत के हैं। आई महादेव ये पूछा जाता है कि हड़प्पा लिपि में किसने किसने काम किया, तो उसमें से एक अन्य दे देते हैं। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं कि किसने किसने काम किया। इनका मत है कि ये हड़प्पा की लिपि थी ये भारतीय लिपि थी, ये देसी लिपि का सुझाव देते हैं, देसी लिपि थी, स्वदेशी लिपि थी। इसके अलावा अन्य विद्वान हैं जिनका नाम मानना है कि हड़प्पा की जो लिपि थी वो भारोपियन लिपि थी। वो कौन कौन से विद्वान हैं? वो हैं फतेह सिंह है, प्राणनाथ हैं, बरुआ हैं, S.R. राव। इन विद्वानों का मानना है कि जो हड़प्पा की लिपि थी वो भारोपियन लिपि थी। स्वदेशी वाली ये वाले राइटर्स हो जाते हैं, पुरातत्ववेत्ता हो जाते हैं और विदेशी वाली ये हो जाते हैं। तो ये हो गई हमारे हड़प्पा की लिपि। अब हम लोग हड़प्पा का पतन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन का मत देखने से पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता की आयातित वस्तुएं देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात क्या क्या करते थे। तो आयात में हम देखें तो बहुमूल्य जो पत्थर रहते थे वो आयात करते थे और सोना चांदी ये सब चीजें आयात करते थे। निर्यात के रूप में देखा जाए तो निर्यात के रूप में जो हड़प्पा के लोग निर्यात करते थे वो कपड़ा करते थे, सूती कपड़ा करते थे, कपास और ऊनी कपड़ा करते थे और मनका करते थे। इसके अलावा जो हाथी दांत के पैमाने रहते थे, हाथी दांत की बनी वस्तुओं का निर्यात करते थे और मृद भांडों का निर्यात करते थे और खाद्यान्नों का निर्यात करते थे। ये जो वस्तुएं थी जैसे कि कपड़ा हो गया, सीप हो गया और मनका हो गया और हाथी दांत पैमाने या आभूषण ये और जो अन्य चीजें रहती थी खाद्यान्न हो गया, ये इन चीजों का हड़प्पा के सभ्यता के लोग निर्यात करते थे, मतलब विदेश भेजते थे। आयात में चीजें जो थी मेन थी वो थे कि जो बहुमूल्य पत्थर और आभूषण रहते थे उनका करते थे। अगर देखें कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से धातु उपलब्ध थे तो उसकी ट्रिक हो जाएगी सोचता सिटी। कौन कौन से थे? तो सोचता सिटी तो सोचता सिटी में सा फॉर सोना, चा फॉर चांदी, ता फॉर तांबा, स फॉर सीसा और टी फॉर टीन घाटी सभ्यता में पाए जाते थे। सोचता सिटी की शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर धातु की उत्पत्ति पूछा जाए तो सोना, चांदी, तांबा, टीन और सिल्का ये सब चीजें जो थी ये सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी। अब देख लेते हैं पतन कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से तात्पर्य ये है कि तुरंत वो सभ्यता समाप्त नहीं हुई। धीरे धीरे करके जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय तत्व पाए जाते थे, नगरीय विशेषताएं पाई जाती थी, वो हट के
अब ग्रामीण जीवन के लोग परिवेश में जा रहे हैं, वो सुख सुविधाओं को वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो शहरी जीवन में प्राप्त करते थे। तो इस पे क्या क्या मत दिए हैं विद्वान, उनको हम लोग देखते हैं। तो पहला सबसे जो मत दिया जाता है वो है कि सिंधु घाटी सत्ता के लोगों पे आर्य आक्रमण हुआ था। तो आर्य आक्रमण की थ्योरी कौन कौन विद्वान दिए हैं जो मानते हैं कि सिंधु घाटी सत्ता का जो विनाश हुआ था वो आर्य आक्रमण से हुआ था, क्योंकि इसके बाद सिंधु घाटी सत्ता के बाद हम सिंधु घाटी सत्ता ही पढ़ेंगे और उसका ही टाइम पीरियड आता है। तो आर्य आक्रमण का सिद्धांत जो देते हैं वो है मॉर्टिमर हिलर महोदय और मैंक महोदय और सर जॉन मार्शल। इन तीनों विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सत्ता का जो अंत हुआ है वो आर्य आक्रमण से हुआ है, लेकिन इस थ्योरी को नकार दिया जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे और वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में कोई मेल नहीं खाता है। तो काफी तर्क के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में आर्य आक्रमण को भी उतनी मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन ये पूछा जाता है कौन सा मत किसने दिया है। दूसरा मत देखते हैं कि बाढ़। कुछ विद्वान मत देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो बाढ़ से हुआ है। तो ठीक है, उसमें से कौन कौन से विद्वान हैं, तो जैसे कि ये हैं सर जॉन मार्शल हैं, अर्नेस्ट मैंके महोदय हैं और एस.आर. राव महोदय हैं। इन लोगों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ वो बाढ़ से हुआ। ठीक है, लेकिन तर्क के आधार पर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो जैसे नगर थे लोथल के आसपास थे, तो यहाँ अगर बाढ़ अगर आई है तो यहाँ के पूरा स्थलों को नष्ट होना चाहिए, हालांकि पूरी सभ्यता कैसे नष्ट हो जाएगी, ये सब आधार दे के तर्क दे के इस भी मत को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो अगर बाढ़ के मत से पूछा जाए तो सर जॉन मार्शल, मैंक और एस.आर. राव महोदय हैं। मलेरिया से पूछा जाए कि मलेरिया का मत किसने दिया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ है वो मलेरिया भी माना जाता है। तो मलेरिया को किसने दिया है, तो मलेरिया को के.यू.आर. कैनेडी महोदय ने दिया है। हम देखे थे कि के.यू.आर. कैनेडी महोदय जो हड़प्पा के टीले पे काम किए थे, सॉरी मोहनजोदड़ो पे, वहाँ पे जो और वो बैरियर प्राप्त हुए थे, कंकाल प्राप्त हुए थे, वहाँ के कंकालों में मलेरिया रोग के साक्ष्य पाए जाते। उस आधार पे उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ है वो मलेरिया के कारण हुआ है। ये भी उतना संभव नहीं है कि एकाएक मलेरिया आएगी और इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो जाएगा। अन्य कारण है ये प्रशासनिक कारण दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन धीरे धीरे गिरता गया, इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो प्रशासनिक कारण जो देते हैं वो है हमारे सर जॉन महोदय। सर जॉन मार्शल महोदय का मन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ है। अन्य कारण, अगला जो कारण है पतन का वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का कारण किसने माना है, तो वो दो विद्वान हैं, पहला आर.एल. स्टाइन महोदय और अमलानंद घोष। इन दोनों पुरातत्ववेताओं का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। तो ये जलवायु परिवर्तन का मत देते हैं। अगले विद्वान है ये हैं मंत्री देव। इनका मानना है कि ये अदृश्य गाज, ये प्रकृति रूप में अचानक से कोई प्रकृति गाज गिरी है जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया है। वो विद्वान है एम.डी. मंत्री देव। एम.डी. मंत्री देव का मानना है कि अदृश्य गाज गिर जाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया है। अगला कारण है विवर्तन हलचल। विवर्तन हलचल भी एक प्राकृतिक घटना के अंतर्गत ही आता है और ये मत जो दिए हैं वो जॉर्ज डेव्स महोदय ने दिया है। ये जो मत हो गए ये सिंधु घाटी सभ्यता के मत हैं। ये मत अक्सर पूछे जाते हैं कि आर्य का आक्रमण किसने दिया और बाढ़ के आक्रमण का मत किसने दिया। और जैसे कि हमारे सर जॉन मार्शल है, उन्होंने माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो प्रशासन के शिथिलता के कारण भी हो सकता है, बाढ़ के कारण भी हो सकता है और आर्य आक्रमण के कर सकता है। तो जो सर जॉन मार्शल है उनका 3 मानना है कि आर्य आक्रमण, बाढ़ और प्रशासन के कमजोर हो जाने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो आज के क्लास का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। बाकी आज के लिए जय हिंद।